मुल्क भर में रोशनियों के त्यौहार दिवाली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। खासकर बच्चों की खुशियाँ देखने लायक है। दिवाली अंधेरे पर रोशनी की जीत का नाम है, बातिल पर हक की फतह का नाम है, प्यार मोहब्बत अमन व आशिकी का नाम है। दिवाली का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत और अदावत ख़त्म करने की दावत देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन बिगाड़ने के लिए कई कोशिशें हो रही है, लेकिन हर बार दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक में राजौरी के ब्रिगेड के रोल की भी सराहना की। पेश है रिपोर्ट। भारत माता की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात फौजी जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। वज़ीर-ए-आज़म ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों से मुलाकात की और रोशनियों के इस त्यौहार के मौके पर इनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। बाद में नरेंद्र मोदी ने फौजी जवानों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के अवाम का आशीर्वाद लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बहादुर फौजी जवानों की वजह से अवाम चैन की नींद सोते हैं। 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड के रोल को सराहा और कहा कि अमन को बिगाड़ने की कोशिशें हमेशा नाकाम बनाई गई हैं और हर बार दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। वाज़ेह है कि उड़ी सेक्टर के फौजी कैंप पर दहशतगर्द हमले के जवाब में सितंबर 2016 में एलओसी के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया के बदलते तनाजुर और जंगी हिकमत अमली के तहत फौजी सलाहियतों में इजाफे पर जोर दिया और कहा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने साबिक फौजियों को तहनीत पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हाथों से फौजी जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें दिवाली की मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। भारत माता की तकरीबन 2 बरसों की मंदी के बाद इस बार दिवाली के मौके पर बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। दिवाली का आखिरी दिन इलाहाबाद के बाजारों में खरीदारों का भारी हुजूम रहा। दिवाली की मुनासिबत से बाजारों में बड़े पैमाने पर चिरागा किए गए। शहर की सड़कों और बाजारों में जश्न का माहौल है। शहर के सिविल लाइन, चौक
और कटरा मार्केट में मुकामी अफराद दिवाली के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बाज़ारों में रोज़मर्रा के सामानों के अलावा ज्वेलरी की दुकानों में ख़ास रौनक देखी जा रही है। ताजिरों का कहना है कि काफ़ी अरसे के बाद बाज़ारों में इस तरह की रौनक देखने को मिली है। पिछले साल जो है कोरोना है नहीं, और मार्केट बहुत अच्छी है और कस्टमर का रुझान जो है सोने चांदी ज्वेलरी पे बहुत ज़्यादा है। पर्पज़ ये है कि 15 दिसंबर से नवरात्र आने शादी ब्याह शुरू होने वाला है। इस पर्पज़ से भी लोग जो है सोना चांदी खरीद रहे हैं और मांग ज़्यादा है। इस समय ज्वेलरी की ज़्यादा डिमांड है और सोने की सिक्के। अजमेर में अनासागर राम प्रसाद घाट के ऊपर पहाड़ी पर पुराना खोबरानाथ भैरव मंदिर को शादी देव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खोबरानाथ भैरव के दर्शन और पूजा करने से तमाम मुरादें पूरी हो जाती है। खासकर कुंवारों को खोबरा भैरवनाथ शादी का आशीर्वाद देते हैं। सदियों से दिवाली के दिन हर साल यहाँ मेला लगता है। माना जाता है कि दिवाली के दिन खास पूजा अर्चना करने के साथ ही मंदिर में 7 दिए जलाने से खोबरानाथ भैरव को कुंवारे नौजवानों को शादी का आशीर्वाद देते हैं। यही वजह है कि कुंवारे लड़के और लड़कियों को दिवाली के दिन का इंतजार रहता है। कई लोग शादी हो जाने के बाद मन्नत पूरी होने पर भी यहाँ आते हैं। आज का जो मेला है वो खोबरानाथ ट्रस्ट कमेटी अजमेर की तरफ से संपन्न किया जाता है। खोबरानाथ ट्रस्ट कमेटी पूरे मेले की व्यवस्था करती है, लोगों के आने जाने का प्रबंध करती है, कार पार्किंग का व्यवस्था करती है, सारे मंदिर की व्यवस्था करती है। खास तौर से इस जगह की मान्यता इसलिए, जिनकी शादी ब्याह में कोई अड़चन आती है तो ये शादी देवता के नाम से माने जाते हैं। ये मराठाओं के ज़माने का मंदिर है, जिनकी शादी ये बहुत दूर दूर से आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, कोई नोएडा से है, कोई ग्वालियर से है, कोई झांसी से है, कोई देहरादून से है, कोई हैदराबाद से। वहाँ बच्चे नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को यहाँ लेके आए और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो बैचलर बच्चे हैं, वो यहाँ पे धोख देते हैं। वो धोख देने से उनकी यहाँ मान्यता पूरी हो जाती है। मान्यता पूरी होने के बाद वो जोड़े से यहाँ पे भैरू जी को धोख देते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसकी मान्यता जो है ये भगवान जी का जो मेला है, ये मान्यता है कि जो भी शादी वाले भैरू जी के नाम से जाना जाता है ये, और जो यंग हैं बच्चे जिनकी शादी करवानी होती है, तो ये मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप धोख देंगे और भैरू जी को मनाएंगे तो वो आपकी शादी जल्द से जल्द कराएंगे। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बेसिकली उदयपुर से हूँ। तो ये मान्यता मेरे को भी अभी पता चला कि मान्यता है कि यहाँ पे इन्हें शादी वाले भैरू जी कहते हैं। तो जिनकी शादी नहीं होती वो यहाँ के मन्नत मांगते हैं, धोख देते हैं और भैरू जी को मनाते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर दे। और सुना है कि ऐसा त्रिपुरा हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 अरकान पर UAPA लगाया गया है। एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी पर चार्ज लगाया गया, लेकिन इस पूरे मामले पर एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी ने पीछे हटने से इनकार करते हुए कहा है कि इन्होंने जो देखा वही लिखा है और जो इन्हें लोगों ने बताया वही लिखा है। वहीं रिपोर्ट में है कि सरकार इन तमाम चीज़ों को छुपाना चाहती थी, हमने इसको लोगों के सामने रखा। हुकूमत अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। दोनों वकीलों का कहना है कि वो जांच में ताउन देंगे, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके खिलाफ इस तरह के इल्ज़ामात क्यों लगाए गए। देश के कल्याण का काम करने जा रहे हैं, समाज सेवा करने जा रहे हैं। और मैं तो अपने सीनियर के साथ सीखने भी गया था कि फैक्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग मतलब उसके बाद आके उसकी फैक्ट्स को लेके PIL कैसे करते हैं, उसको वेरियस चैनल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैं पहले भी जा चुका हूँ एहतसाम सर के साथ, मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वहाँ भी कुछ सीखा। मुझे लगा कि जैसे वहाँ सीखा, जैसे वहाँ किया, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ही दिवाली का गिफ्ट मिला मुझे। और इनफैक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल आईडी पे एक नोटिस आई, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी भी सेक्शंस देख के कि ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। नहीं, देखिए, वो जो हमने देखा वही लिखा है। रिपोर्ट आज भी अवेलेबल है और सारी रिपोर्ट्स विद फोटोग्राफ्स है। जो फोटोग्राफ्स बोल रही हैं, जो रिपोर्ट में लिखा गया है, वो सारे एविडेंसेस हैं हमारे पास। हमने कुछ भी अपने एंड से जोड़ा नहीं है, हमने जो देखा है वही उसमें लिखा है। और दूसरी बात कि हम 30 तारीख को गए हैं वहाँ पे। 30 तारीख को दिन में 10 से 11 बजे हम लैंड किए हैं और 1 तारीख को हम आ गए वापस। तो इस बीच में हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी मुलाकात हुई है, हमारी कैलासारा की DM से भी बात हुई है। हमने हमेशा लूप में रखा है, कुछ भी छुपा के नहीं किया है।
और प्रेस क्लब ऑफ अगरतला में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ सामने था और हमने शांति और सौहार्द की बात की है ज़मीन पे भी। वो वीडियोस भी हैं हमारे पास कि जब एहतसाम सर लोकल से बात कर रहे थे और जो पीड़ित लोग थे उनको बोले कि यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप लोग अभी भी शांति की बात कर रहे हैं, और बोले कि ऐसे ही आप लोग को शांति के साथ रहना है और कोई भी अपने तरफ से हिंसा नहीं करनी है। देखिए अब तो ये तो FIR कॉपी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे वही मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। मैंने तो जो देखा वो कहा और वही रिपोर्ट में लिखा। देखिए हम तो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं ये कैसे हो गया है, क्योंकि ऐसा कुछ काम तो वहाँ पर हुआ नहीं है, हमने कुछ किया नहीं है। हमने तो वही चीज़ें दिखाई हैं जो हमने देखी हैं, वो रिकॉर्ड किया है, अभी भी हमारे पास हैं। नोटिस में हमें बताया गया है कि आप इससे डिलीट कीजिए, तो हम उससे क्यों डिलीट करेंगे। वो सच्चाइयाँ हैं जो हमारे पास है, सबूत के तौर पे रिपोर्ट हमने बना दी है, हमने रिपोर्ट को यहाँ पर जो रिलीज़ कर दिया है और पब्लिक डोमेन में वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या गतिविधि हमारी थी जो गैर कानूनी थी, जिसके ऊपर उन लोगों ने हम लोगों को नोटिस किया है। फैब्रिकेटेड तो कैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ें हमने देखी है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने वही उसके अंदर डाली है, कोई नई चीज़ उसके अंदर नहीं डाली, हमारी तरफ से कोई नई चीज़ उसमें नहीं मिलाई। तो ये कहना सरकार का कि ये फैब्रिकेटेड है, गलत है, बिल्कुल उनका गलत है। जो चीज़ें सरकार छुपाना चाह रही थी, हमने उस चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखा है, लोगों के सामने रखा है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जिम्मेदारी हमारी थी हमने वो पूरी तरीके से निभाई है। बिल्कुल सबूत हमारे पास है। सरकार हमसे कह रही है कि इसको डिलीट कीजिए नोटिस में, हम क्यों डिलीट करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो सबूत हमारे पास है, हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, सच्चाई बताएंगे कि हमने किस तरीके से वहाँ पर जाकर के फैक्ट फाइंडिंग की, क्या क्या सबूत हमने इकट्ठा किए। और ये तो सरकार का फ्रस्ट्रेशन है, इस फ्रस्ट्रेशन में उसने हम लोगों के खिलाफ ये जो है कार्रवाई की है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो यही कोशिश करती है कि जो उनके विरोधी लोग हैं या उनके खिलाफ जो लोग हैं उनको इस तरीके के कानूनों के अंदर फंसा करके, उनको फर्जी मुकदमे लगा करके उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें होगी, कानूनी कदम जो होंगे, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वकीलों के साथ में। उसमें तहजीब व तमद्दुन का गहवारा कहा जाने वाला शहर भोपाल में अरबी ज़बान से नावाकिफ़ लोगों को हिंदी ज़बान में कुरान सिखाने की मुहिम शुरू की गई है। जमीयत उलमा भोपाल के ज़रिए शुरू की गई कुरान सिखाने की मुहिम से बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और मुहिम को वक्त की ज़रूरत से ताबीर कर रहे हैं। पेश है भोपाल से खास रिपोर्ट। नवाबों की नगरी भोपाल को इल्म व अदब का न सिर्फ गहवारा कहा जाता है, बल्कि यहाँ पर इस्लामी शार को कायम करने वाले बड़े इदारे भी मौजूद हैं। शहर में मदारिस की बड़ी तादाद भी मौजूद है। इसके बावजूद शहर में ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो अरबी जुबान से अदम वाक़िफ़ियत के सबब कुरान की तालीम से दूर है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों में किसी खास उम्र के लोग भी शामिल हैं, बल्कि इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भी मौजूद हैं। जमीयत उलमा भोपाल के जरिए कुरान सब के लिए मुहिम के तहत अरबी जुबान ना जानने वालों के लिए इनकी मुकामी जुबान में कुरान को सिखाने का सिलसिला शुरू किया है। इस ताल्लुक से जमीयत उलमा भोपाल के ज़िम्मेदारान और उलमाए दीन कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जिस आवाम का इस कुरान मजीद के ऊपर ईमान है और यकीन है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी भेजी हुई किताब है, इसके बाद न कोई नई शरीयत आना है, न कोई नया कानून आना है और न ही कोई नया नबी आना है, उसके बावजूद हमारी आवाम का अक्सर हिस्सा, अक्सर तबका अरबी न जानने की वजह से कुरान मजीद की तालीम हासिल नहीं कर पाता। तो ये एक मुहिम शुरू की गई है कि हमारी वो आवाम और वो रियाया जिसको कुरान मजीद अरबी में पढ़ना नहीं आता, वो हिंदी में कुरान मजीद को पढ़ें, पढ़कर उसका तर्जमा समझें और ये समझें कि हमारा अल्लाह हमसे अपने कुरान में क्या कह रहा है। ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि बहुत से लोग अरबी नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो हिंदी ज़्यादा जानते हैं। तो उनके लिए इंतज़ाम किया गया है कि एक हिंदी का कुरान पाक उनको हदिया दिया जाए, जिससे कि वो कुरान पढ़ना सीख जाएं और उस पर समझने की कोशिश करें। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान का मानना है कि कुरान की तालीम सभी के लिए है और जब दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबान में कुरान मौजूद है तो क्यों ना मुकामी लोगों में कुरान फराहम करके इन्हें अल्लाह के कलाम से वाकिफ़ कराया जाए। आप भोपाल के रिजवान, मुबारक, फरिया और नीलोफर को ही सुनिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस इंतज़ार में निकाल दिया कि कोई इन्हें अरबी ज़ुबान में कुरान सिखाए और उन्होंने दूसरी ज़ुबान में कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं की। अब जबकि ये लोग हिंदी ज़ुबान से वाकिफ़ हैं और इन्हें जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान के ज़रिए हिंदी ज़ुबान में कुरान मुहैया कराया गया है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये कुरान पाक जो दे रहे हैं और जिनको कुरान पाक
हिंदी इंग्लिश में नहीं, वो उर्दू में नहीं पढ़ना आता, अरबी में, तो उनको हिंदी में दिया जा रहा है जो हिंदी पढ़ सकते हैं और उसको अपनी अज़मत को मतलब ये समझें कुरान पाक की, और उस हिसाब से ये जो काम कर रहे हैं देने का, और तो बहुत अच्छा हो रहा है और ये इससे सबको फ़ायदा पहुंचेगा। हम इसलिए आए हैं, अभी तक हम कोशिश करते चले आ रहे हैं अरबी में पढ़ने की, मगर किसी वजह से नहीं पढ़ सके, इस वजह से हम हिंदी में कुरान लिया है। यहाँ ये ख़ास था कि अभी तक हम कुरान शरीफ पढ़े नहीं थे, तो यहाँ हिंदी में दिया जा रहा है, तो इसलिए हमने कहा चलिए इस पर कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह शायद इससे हमें और नवाजे। हम भी पढ़े नहीं कुरान शरीफ, अब हम भी कोशिश करेंगे पढ़ें, और हमारे बच्चे तो पढ़े हैं सब, लेकिन हम पढ़े नहीं थे। अब हिंदी मिला तो हम कोशिश करेंगे पढ़ें। जमीयत उलमा का मकसद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने की गर्ज से शुरू किया गया है। जमीयत उलमा के ज़रिए अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ लोगों को मुकामी ज़ुबान में कुरान सिखाने के साथ कुरान फराहम करने का भी सिलसिला शुरू किया है। इब्तदाई तौर पर भानपुर गांधीनगर से शुरू किया गया, जिसे रियासत गिर सतह पर फैलाया जाएगा ताकि कुरान सीखने वालों के सामने ज़ुबान की मुश्किल को ख़त्म किया जा सके। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान का मानना है कि इनके ज़रिए हिंदी और उर्दू में भी कुरान सिखाया जा रहा है, और इनका मानना है कि जब लोग मुकामी ज़ुबान में कुरान को पढ़ेंगे और इनमें कुरान पढ़ने का शौक़ बेदार होगा, तो वो अरबी ज़ुबान में कुरान सीखने के लिए खुद ब खुद मुतवज्जो होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस्ताद मारूफ अदीब प्रोफेसर शाफी किदवई कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होंगे। प्रोफेसर शाफी किदवई की किताब सर सैयद रीजन एंड रिलीजन को फेस्टिवल में शामिल किया गया है। इनकी किताब को इस फेस्टिवल में अवार्ड भी दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि मुल्क का बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है जिसमें मुल्क के बड़े अदीबों की किताबों को शामिल किया जाता है। इन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। उसका नाम है कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। ये हिंदुस्तान में कहा जाता है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है। तो इस बार इन लोगों ने बहुत सी किताबों का मुख्तलिफ़ किताबों का मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में इंतखाब किया है, और जैसे एक बायोग्राफी का सेक्शन है, माइनॉरिटीज़ डिस्कोर्स है, दलित है, फिर लिटरेचर है, हिस्ट्री है। इन तमाम ज़ुमरों में किताबों का इंतखाब किया। तो मेरी किताब भी माइनॉरिटी डिस्कोर्स और बायोग्राफी में मेरी जो किताब है उसको इनाम दिया गया है। तो इनकी 9-10-11 दिसंबर को एक तकरीब होगी जिसमें बहुत बड़े बड़े जो अदीब हैं, जिसमें शशि थरूर भी शामिल हैं, और बहुत से और दूसरे ज़बानों के, अशोक वाजपेयी हैं, मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी के ज़बानों के, उसमें कुछ सियासतदान भी हैं जिनकी किताबें शाये हुई हैं, कुछ बहुत से सहाफ़ी भी हैं, राजदीप सरदेसाई है, रशीद किदवाई हैं, बहुत से इन तमाम लोगों की भी किताबें उसमें शामिल हैं। तो इन तमाम लोगों को एक तरह के किताबों का जश्न। मुल्क में सफ़र हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का सिलसिला जारी है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वबा के चलते मुल्क के आज़मीन को हज की सादत नसीब नहीं हुई थी। इस बार इन्हें उम्मीद है कि दरख्वास्त दाखिल करने वालों को हज की सादत नसीब होगी, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना की वबा काबू में है। मालेगांव में बड़ी तादाद में लोग हज के लिए दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से पिछले 2 सालों से सफर हज पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई थी। इस साल सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हज के लिए फॉर्म भरने का ऐलान हो चुका है। इस ऐलान से हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार आज़मीन हज पुर उम्मीद है कि सफर हज पूरा होगा और वो फरीज़ा हज की अदायगी कर सकेंगे। 2022 का ऐलान होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, बिलखुसूस महाराष्ट्र में और खिदमत उज्जाज मालेगांव कमेटी मालेगांव के आज़मीन कराम के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि हज 22 का ऐलान हमारे लिए जहाँ खुशी का मामला है, वहीं पर हुज्जाज कराम में एक बात की तशवीश भी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2020 में भी ऐलान किया था, 2021 में भी ऐलान किया था, और कोविड महामारी की वजह से जो है हज नहीं हो सका। 2022 को लेकर के हुज्जाज कराम में इस बात को लेकर इसलिए खुशी है कि हरम शरीफ में 17 नवंबर से सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया गया है। एक उम्मीद, तवक्को और यकीन है कि आज 2022 इंशाअल्लाह होगा।
मालेगांव शहर में खिदमात हुजाज इकराम कमेटी की जानिब से हाजियों की सहूलत के लिए फॉर्म भरने का नज्म किया गया है। मालेगांव शहर और अतराफ के इलाकों से सफरे हज पर जाने वाले आज़मीन हज अपना फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं। हज के ख्वाहिशमंद अफराद को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सारी सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। पिछले कई दिहाइयों से खिदमात हुजाज इकराम कमेटी मालेगांव हाजियों की ये खिदमत अंजाम देती आ रही है। ये जो सिलसिला है 2020 में भी लोगों ने अप्लाई किया, 2021 में भी लोगों ने अप्लाई किया और अभी इंशाल्लाह और काफ़ी तादाद में लोग जो है 2022 के लिए भी अप्लाई करेंगे। कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि हर साल जो है पिछले 3 सालों से एप्लीकेशंस की डिमांड की जाती है, लोगों से फॉर्म भरवाया जाता है, उसकी जो भी ट्रांजैक्शन की फ़ीस रहती है 300 रुपये पर हेड वो जमा कर ली जाती है और हज जाना जो है वो मनसूख कर दिया जाता है। तो वो जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल में आप लोगों ने डाला है, ये थोड़ा सा मतलब एक कॉमन पीपल के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर्म भरने आने वाले आज़मीन बहुत खुश हैं कि इमसाल भी फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ है और उन्हें इस साल हज की सादत नसीब होंगी। पिछले 2 सालों से हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद फॉर्म भरने की प्रोसेसिंग फीस 300 रुपए अदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़हूर खान की रिपोर्ट।